Hello friends, welcome back to my channel. Now today we are going to learn fourth chapter in our 12th syllabus. यहाँ पे जो फोर्थ चैप्टर है वो है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो हम लोग ने लास्ट देखा था उसका पहला था चैप्टर, दैट इज़ एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज हम लोग सीखने वाले रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब अगर देखा जाए तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर दोनों का अगर हम लोग देखें तो सिनारियो सेम है। इसके लिए अगर आप बुक को स्टडी करोगे ध्यान से तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो एंट्रीज है वो सारी एंट्री आपको डेथ ऑफ पार्टनर में सेम रहेगी। करीबन 2 एंट्रीज उसमें नहीं है डेथ में जो आपको सीखनी है। बाकी रिटायरमेंट की सारी एंट्री, रिटायरमेंट का जो सिनारियो है वही आपको डेथ में फॉलो करना है। तो रिटायरमेंट अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपका डेथ काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ रिटायरमेंट एंड हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। इससे पहले इफ़ यू वांट्स टू like my channel or if you want to get notification about my channel as early as possible, please like and subscribe my channel so that you will get the latest notification as and when I upload the things. Okay, so let's start now. When one member ceases to be a partner and the remaining partner continue to carry on the business of the firm is called retirement of partner. जब कोई एक मेंबर, अगर हम लोग बात करें, बिजनेस को छोड़ के जा रहा है और बाकी के पार्टनर्स जो है वो बिज़नेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तब उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इट इज़ वन ऑफ द मोड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप। द न्यू पार्टनर बिजनेस विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्टनर एंड द रिटायरिंग पार्टनर विल गेट अमाउंट पेएबल टू हिम आफ्टर कंसिडरेबल net balance of capital current account, his share of profit and loss on revaluation of assets and liabilities, his share of accumulated profit, goodwill etc. तब क्या होगा, जो पार्टनर यहाँ बिजनेस छोड़ के जा रहा है, आइदर इज़ अ केस ऑफ रिटायरमेंट और आइदर इज़ अ केस ऑफ डेथ, दोनों में उसके हिस्से का जो भी कैपिटल होगा या करंट बैलेंस होगा, उसके हिस्से का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होगा, उसी के हिस्से का जो रिवोल्यूशन असेट्स और लायबिलिटी रिवोल्यूशन की वजह से जो प्रॉफिट या लॉस क्रिएट होगा, वो सब हम उनको ट्रांसफ़र करेंगे। इवन द गुडविल, जैसे एडमिशन के टाइम पार्टनर जब आता है तो कैपिटल और गुडविल लेके आता है बिजनेस में, सेम वे जब वो रिटायर या डेथ होगा तब वो अपने हिस्से का जो कैपिटल है, गुडविल है, वो लेके जाएगा। तो वी हैव टू पे हिम। पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ड्यू टू द ओल्ड एज। अब रिटायरमेंट कब होता है, तो नॉर्मली रिटायरमेंट में कोई यहाँ पे पार्टनरशिप में कोई पर्टिकुलर एज नहीं होती रिटायरमेंट की, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट जॉब या ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एज में आपका रिटायरमेंट होगा। यहाँ पे रिटायरमेंट एज कोई फिक्स नहीं है। आपको अगर लगता है एज अ पार्टनर कि भाई अभी मेरी एज हो गई, आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड माई सर्विस टू द कंपनी और मुझे ये बिज़नेस छोड़ना है, तो यू कैन बी लीव द बिजनेस एज ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो। तो एक रीज़न ओल्ड एज हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पार्टनर्स के साथ आपको नहीं जम रहा है कुछ सालों के बाद। एट दैट टाइम आपका वे ऑफ थॉट्स इज़ नॉट मैचिंग विद द अदर पार्टनर। एट दैट टाइम ऑल्सो आपको लगता है कि नहीं, ये बिज़नेस इज़ नॉट गुड फॉर मी, तो आप बिज़नेस को छोड़ सकते हो। दूसरा है लॉस इन अ बिज़नेस। कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 साल या बहुत साल तक बिज़नेस लॉस मेकिंग हो जाता है, तब पार्टनर सोचते हैं कि नहीं, आई डोंट वांट टू बी अ पार्टनर ऑफ दिस बिज़नेस, ये मुझे लॉस दे रहा है, तभी भी वो रिटायरमेंट हो सकता है। और वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेंचर। कभी कभी पार्टनर को लगता है कि भाई ये बिज़नेस से कोई दूसरा बिज़नेस अच्छा चल सकता है, तब वो पार्टनरशिप फर्म से अपना बिज़नेस, अपना हाथ विड्रॉ कर लेता है और कहीं और दूसरे बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है। तो अ पार्टनर में रिटायर, तो रिटायरमेंट के लिए देखो वहाँ पे कंडीशंस लिखा है, बाय गिविंग नोटिस टू द रिमेनिंग पार्टनर इन द केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। जब पार्टनरशिप एट विल वाला कंडीशन होगा एग्रीमेंट में, तब पार्टनर्स को, बाकी के पार्टनर्स को, रिमेनिंग पार्टनर्स को, उनको नोटिस देना पड़ेगा 14 डेज़ का कि भाई मैं बिज़नेस छोड़ के जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू विड्रॉ माई नेम फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। दूसरा कंडीशन है इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स। अगर उन्होंने एग्रीमेंट में पार्टनरशिप एट विल नहीं रखा है, तो तब आपको एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनरशिप विड्रॉ कैसे कर सकते हो, वो कंडीशंस के हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और तीसरा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। तीसरा है आप सारे पार्टनर्स जो है उन सभी की परमिशन ले लो, कंसेंट कर दो,
और फिर आप पार्टनरशिप विड्रॉ कर सकते हो। अब उसमें जैसे हमारे लास्ट चैप्टर में आपने देखा होगा एडमिशन, आप लोग ने रेशियो सीखा था वहाँ पे, ओल्ड रेशियो, नया पार्टनर आने के बाद न्यू रेशियो, और आपने देखा था सेक्रीफाइस रेशियो। यहाँ ऐसा होगा, ओल्ड रेशियो मतलब जो तीनों पार्टनर, यहाँ पे नॉर्मली आपकी बुक में 3 पार्टनर ओल्ड होते हैं और उसमें से एक पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होता है। तो यहाँ न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो क्या होता है, तो ओल्ड रेशियो में यहाँ हो गए सारे पार्टनर, और न्यू रेशियो में जो पार्टनर जाने के बाद जो बचते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर, उनका होगा न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो विच इज़ कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। न्यू रेशियो वो होगा जो कंटिन्यूइंग पार्टनर, जैसे कि ए बी सी 3 पार्टनर है और सी बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो ए और बी जो रेशियो में आगे बिजनेस को कंटिन्यू करने वाले हैं उससे इनको हम लोग बोलते हैं न्यू रेशियो। अब देखो इसमें बेसिकली न्यू रेशियो फाइंड करने का आता नहीं है, अगर आएगा तो न्यू रेशियो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। उसके लिए मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 1 जो दिया है वही देख लो, क्योंकि ज़्यादा डीप में आपको न्यू रेशियो फाइंड करने का रिटायरमेंट और डेथ में नहीं होता है। तो ये जो नीचे क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ उसी को फोकस रखना। वहाँ लिखा है ए बी एंड सी आर पार्ट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:2:1, यानी ये ओल्ड रेशियो। इफ़ बी रिटायर, अगर बी रिटायर होता है तो न्यू रेशियो क्या होगा, तो ये बहुत इजी है। यहाँ पे हम लोग को एडमिशन की जैसे कोई फार्मूला नहीं, बैलेंस ऑफ 1 फिर न्यू रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा सिर्फ कट कर दो। तो 4:2:1 में 2 हिस्सा किसका था, बी का था। बी जा रहा है तो 2 को हटा दो आप लोग, तो रेशियो क्या बन जाएगा ए और सी का, दैट इज़ 4:1। सिर्फ आपको बी का जो शेयर्स है उसको कैंसिल कर देना है। एक ये है, और दूसरा आपको यहाँ कैलकुलेशन मेथड से दिया हुआ है। ये कब होगा, ये नॉर्मली आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। ये ऐसा है कि जब XYZ 3 पार्टनर है और जिनका तीनों का रेशियो इक्वल है 1:1:1। अब Z रिटायर हो रहा है, अब Z का जो हिस्सा है वो X और Y 3:1 में एक्वायर कर रहा है। मतलब Z का जितना भी हिस्सा होगा, Z का कितना हिस्सा था, तीनों का इक्वल हिस्सा था 1:1:1, मतलब Z का हिस्सा होगा 1/3। तो वो जो हिस्सा है वो X और Y Z के हिस्से को 3:1 में एक्वायर करते। तो देखो सबसे पहले ओल्ड रेशियो आपका यहाँ पे X 1:1:1 और Z का हिस्सा X और Y 3:1 में एक्वायर करे। अब 3:1 यानी X को कितना मिल रहा है 3/4 और Y को कितना मिल रहा है 1/4। तो उसका X को कितना गेन होगा, तो X को जो Y को मिल रहा था, Z को कितना मिल रहा था यहाँ पे 1/3। तो देखो वहाँ लिखा है X गेन, तो X को कितना गेन होगा, X को मिलेगा जो Z का हिस्सा था 1/3 इंटू वो उसमें से कितना एक्वायर कर रहा है 3/4, उसका मल्टीप्लाई करके 3/12 हो जाएगा। सेम वे Y को कितना बेनिफिट होगा, तो Z का जो हिस्सा था दैट इज़ 1/3 और वो कितना एक्वायर कर रहा है 1/4, तो इंटू 1/4 तो 1/12। यानी इसके हिसाब से न्यू शेयर क्या बनेगा, अगर आप ढूंढोगे ऐसा कभी दिया होगा तो ही एक होगा कैलकुलेशन, अदरवाइज नो रिक्वायर्ड। तो न्यू शेयर के लिए आपको उनका जो Z का जो हिस्सा था तीनों का, X का पहला हिस्सा कितना था 1/3 प्लस जो न्यू गेन होगा उसको ऐड कर दो। तो 1/3 प्लस 3/12 करोगे तो डिनोमिनेटर आपको सेम करना पड़ेगा, यानी 4 1 4 प्लस 3/12, यानी 4 + 3 होगा 7/12। सेम वे Y का भी आप करोगे 4 1 4 प्लस 1 यानी कम्स टू 5/12, यानी कि उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 7:5। ये कब आता है, जब कोई रिटायरिंग पार्टनर का शेयर्स कंटिन्यूइंग पार्टनर अपने बीच में एक्वायर करते हैं तब, अदरवाइज ये नहीं आता है। तो आपको ये गेन जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करने के आपके कोई क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो डोंट वरी अबाउट इट। आपको सिर्फ पहला जो मैंने बताया वो आप इजीली समझ लेना। एंड इफ़ यू एनी डाउट मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, सो विल आई कैन मेक द अदर वीडियो टू हाउ टू फाइंड दिस रेशियो। नेक्स्ट इज़ गेन रेशियो। जैसे आपने देखा था एडमिशन में, जब कोई पार्टनर फॉर्म में एडमिट होता है तब ओल्ड पार्टनर को अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करना पड़ता था। बट यहाँ पे जब कोई नया पार्टनर जा रहा है, तो जब एक पार्टनर जाएगा तो उनके वजह से दूसरे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है।
तो यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो नहीं होगा, यहाँ होगा गेन रेशियो। तो गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइस में भी आपने देखा था, सेक्रीफाइस रेशियो में क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेन रेशियो उसका उल्टा है। तो रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज कॉल्ड गेन रेशियो। तो गेन रेशियो बोलते किसको, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा जिस रेशियो में एक्वायर करते हैं, मतलब कि उसका हिस्सा वो लोग बांट लेते हैं अपने बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं गेन रेशियो। इट इज़ नॉर्मली यूज टू राइट ऑफ गुडविल क्रिएट और रेस टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ओनली। ये हिस्सा कहाँ पे यूज़ होता है ये रेशियो, तो ये रेशियो नॉर्मली गुडविल जो हम लोग राइट ऑफ करने वाले क्रिएट करते हैं और राइट ऑफ करते हैं जब रिटायरिंग पार्टनर के बीच में होगा, तब हम लोग को ये रेशियो का यूज़ होता है। तो यहाँ आपको देखो उसके रिलेटेड कुछ इलिस्ट्रेशन भी दिए हुए हैं। ए बी सी आर शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। बी अगर रिटायर होता है, ए और सी फ्यूचर में इक्वल रेशियो में डील करेंगे, तो उनका न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, गेन रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो है 1/2, ओल्ड रेशियो होगा 4/9। डिनोमिनेटर सेम करोगे तो 2 9 18 और 9 2 18, यानी कि 9 1 9 ऊपर आएगा, ऊपर माइनस यहाँ पे हो जाएगा, आप 2 से करोगे तो 2 4 8, तो 9 माइनस 4 कम्स टू 1/18। सेम वे दूसरे में अगर आप करोगे तो 9 1 9 माइनस 2 2 4, तो 9 माइनस 2 कम्स टू 5/8। तो यहाँ गेन रेशियो होगा 1:5। ऐसे आप गेन रेशियो इजीली फाइंड कर सकते हो। नो नीड टू गो इन द फर्दर डिटेल, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सभी सेम ही मेथड से किए हुए हैं। तो डायरेक्टली गो टू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का यहाँ कैसा ट्रीटमेंट, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे एडमिशन में गुडविल में ही कंफ्यूज होते हैं कि गुडविल का कौन सा एंट्री करना है। अब गुडविल का एंट्री तो हम लोग ने एडमिशन में सीखा हुआ है, रिटायरमेंट का एंट्री हम लोग देखते हैं। तो यहाँ कैसे होगा, यहाँ दो मेथड है, या तो गुडविल जो होगा वो रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से का होगा, या तो गुडविल पूरा फर्म का होगा। तो इसके हिसाब से गुडविल के दो पार्ट होते हैं। अगर गुडविल पूरा फर्म का रेस होगा और फिर राइट ऑफ होगा तो पहली दो एंट्री है। जब गुडविल सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का हिस्से का रेस होगा और उसी को राइट ऑफ करेंगे तब थर्ड एंड फोर्थ एंट्री। तो देखते हैं, व्हेन द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेस एंड रिटेन, जब गुडविल पूरे बिजनेस का हम लोग रेस करते हैं तो एंट्री होगा गुडविल टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल मीन्स सारे, तीनों के तीनों। तो वहाँ देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको लेना है, ठीक है। और गुडविल का अगर एक ही एंट्री आएगा तो गुडविल जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, जैसे एडमिशन में था वैसे ही। अब जब दूसरा व्हेन गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेस और बोला होगा राइट ऑफ, तो पहला एंट्री सेम होगा गुडविल टू ऑल पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दूसरा एंट्री होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। तब यहाँ देखो एक में गुडविल डेबिट और एक में क्रेडिट हुआ, यानी गुडविल बैलेंस शीट में नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ सेकंड एंट्री में ध्यान रखना, यहाँ मैंने बोला कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब होगा तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन गुडविल रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अब देखो पहला मेथड में मैंने क्या बोला, पहली दो एंट्री में जब गुडविल पूरे फर्म का यानी पूरे बिजनेस का रेस हुआ, जैसे कि पूरे बिजनेस में 3 पार्टनर है, तीनों का गुडविल मिलके आ रहा है 30,000। अगर गुडविल रेस होगा 30,000 का तो पहली दो एंट्री में होगा, रेस का होगा तो फर्स्ट एंट्री, और रेस एंड राइट ऑफ दोनों है तो दो एंट्री पहली सेकेंड एंट्री में जो है वो करने का। लेकिन अगर बोलते हैं उस 30,000 में से सी पार्टनर जो है वो सिर्फ रिटायर हो रहा है, उसके हिस्से का ही गुडविल हम लोग रेस करेंगे। तो 30 में से सी तीनों का अगर इक्वल रेशियो, 30 का 3 हिस्सों में बांटोगे तो सी का रेशियो होगा 10,000। अब अगर वहाँ बोला है कि सी का शेयर ही रेस किया जा रहा है, तो व्हेन गुडविल इज रेस टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर एंड रिटेन इन बिजनेस, जब गुडविल सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से का ही रेस होगा तो हम लोग सिर्फ उतना एंट्री कितना होगा 10,000 का, मैंने अभी एग्जांपल दिया उसमें। तो यानी हम लोग पूरे बिजनेस का गुडविल रेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ वो जो रिटायर हो रहा है सी उसका ही गुडविल रेस कर रहे हैं। इसके लिए वहाँ देखो पहली एंट्री के जैसा ही गुडविल टू ऑल पार्टनर नहीं होगा, गुडविल टू सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब सिर्फ जो पार्टनर मैंने बताया सी, तो यहाँ लिखेंगे गुडविल टू
सीज कैपिटल अकाउंट, बस ऐसा आ जाएगा। जो रिटायर होगा उसका ही कैपिटल अकाउंट आएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग सिर्फ उसके हिस्से का गुडविल रेज कर रहे हैं। और उसके साथ ही अगर गुडविल सिर्फ उसके हिस्से का रेस होता है और फिर राइट ऑफ भी दिया है, तो गुडविल तो रिटायरिंग पार्टनर पहला एंट्री, और दूसरा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यहाँ ध्यान रखना, पहली एंट्री जो सेकंड में हम लोग ने देखा गुडविल टू कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल, उसमें हमने देखा वहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना है। यहाँ ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहाँ आपको कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल है, बट यहाँ रेशियो लेना है आपको गेन रेशियो। मेक क्लियर इन योर माइंड, जब भी ये एंट्री आएगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो आपको गेन रेशियो का यूज़ करना है। कब ये करना है? जब रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से का गुडविल रेस होगा और राइट ऑफ होगा, तब राइट ऑफ के टाइम ये एंट्री होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तब आपको गेन रेशियो का यूज़ करना होगा। और इसमें भी दो एंट्री जब एक साथ आती है गुडविल की, तो गुडविल बैलेंस शीट में नहीं रहेगा। और पांचवा कंडीशन, इन केस ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट, अगर गुडविल बैलेंस शीट में पहले से दिया है तो क्या करेंगे? अगर गुडविल बैलेंस शीट में पहले से दिया है तो हम लोग को कोई भी एंट्री की रिक्वायर, देखो अलग डिफरेंस इन अ गुडविल अकाउंट कैन बी शोन आइदर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब आपको सिर्फ गुडविल का जो नॉर्मल असेट्स के ऐसे ट्रीटमेंट करना है। गुडविल जैसे असेट्स अगर बढ़ता है तो हम लोग क्या करते थे एडमिशन में? एप्रिसिएशन, और उसका दूसरा इफेक्ट रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड। गुडविल अगर असेट्स कोई कम हुआ तो हम लोग डेप्रिसिएशन, और उसका दूसरा इफेक्ट डालते थे रिवोल्यूशन के डेबिट साइड। सेम वे यहाँ पे आपके पास गुडविल में से बढ़ेगा तो ऐड करो, कम होगा तो लेस करो। और दूसरा ध्यान रखना, दूसरा इफेक्ट आपको रिवोल्यूशन में भी डाल सकते हो, और अगर आपको रिवोल्यूशन में नहीं डालना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल सकते हो। तो बेटर में तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेक्स्ट बुक में आपको पार्टनर्स कैपिटल में ही डाला है तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ही डालेंगे, जो मैं सम सॉल्व करवाऊंगा उसके अंदर। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल गुडविल का वैल्यू बढ़ा तो एप्रिसिएशन हुआ, तो गुडविल में ऐड कर दो, और दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। और अगर गुडविल लेस हुआ, कम हुआ, तो गुडविल में से उतना अमाउंट लेस करो, डेप्रिशिएट करो, और दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि गुडविल एड या लेस हो सकता है, तो आप पार्टनर्स कैपिटल में भी एंट्री कर सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल करंट पे, या तो फिर आप रिवोल्यूशन में एंट्री कर सकते हो। वहाँ पे आपको क्लियरली लिखा है, देखो वहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, डिफरेंस इन द गुडविल अमाउंट कैन बी शोन आइदर इन द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दैट इज रिवोल्यूशन अकाउंट, इन द एमडी रेशियो, यानी जो आपको पुराना दिया होगा वो रेशियो जिस हिसाब से उन्होंने बोला होगा कितना बढ़ा या कम हुआ वही, और इन पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में आप लिख सकते हो। तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल और करंट में लिखेंगे, रिवोल्यूशन में नहीं लिखेंगे। अब आते हैं दूसरी एंट्रीज के ऊपर। यहाँ दूसरी एंट्रीज सब सेम है जो हम लोग ने आगे एडमिशन में देखा था वैसे ही। अगर आपको बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दिया हुआ है तो वो कहाँ जाएगा, ये भी सेम है, मैंने बताया था वैसे। अगर आपको बैलेंस शीट में कोई रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है तो कहाँ जाएगा, तो वो कहाँ पे होगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में होगा। तो जैसे हम लोग एडमिशन में करते थे वैसे ही, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है, अगर लायबिलिटी साइड दिया है तो हम लोग डालेंगे उसको पार्टनर्स कैपिटल और करंट के क्रेडिट साइड। तो वही एंट्री आपको लिखा है, ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, ये आपको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा ओल्ड, उसी रेशियो में उसको ट्रांसफ़र करना है। दूसरा इसका उल्टा है, कभी कभी एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपको दिया होगा, यानी कि बैलेंस शीट असेट साइड आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया, तब इसका रिवर्स एंट्री, तब ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब आपको ये एंट्री रिवर्स, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड ये चला जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज रिजोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, जो हम लोग ने एडमिशन में सीखा था वही है। अगर असेट्स बढ़ता है तो हम लोग बोलेंगे एप्रिसिएशन, और उसका दूसरा इफेक्ट डालते थे रिवोल्यूशन क्रेडिट में। असेट्स कम हुआ तो डेप्रिसिएशन, और उसका दूसरा इफेक्ट डालते रिवोल्यूशन के डेबिट्स में। लायबिलिटी बढ़ा तो लायबिलिटी में ऐड करते थे, और लायबिलिटी बढ़ा तो लॉस था तो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड। लायबिलिटी कोई कम हुआ तो वहाँ से लेस करते थे और रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड लेते। सेम, तो देखो वहाँ लिखा भी है नोट फॉर मोर, वहाँ पे क्लियर लिखा है, व्हेन द पार्टनर रिटायर फ्रॉम द बिजनेस डिजायरेबल रिवोल्यूशन असेट्स एंड लायबिलिटी bring their values to the correct position. So the benefit of such changes in the value of assets and liability will be given to the retiring partner as well. तो यहाँ पे आपको सेम टू सेम जैसे हम लोग ने एडमिशन में सीखा था
वही करना है, तो नो नीड टू गिव दैट मच इंपॉर्टेंस टू दिस टॉपिक, क्योंकि ये आप लोग ने पहले ही एडमिशन में सीखा हुआ है, तो ये वही है। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसा है, तो यहाँ पे देखो लास्ट में ये नया है आपको, जब जो पार्टनर होगा तो यहाँ पे सरप्लस इज पेड बैक। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब कोई पार्टनर यहाँ रिटायर हो रहा है, तो यहाँ मैं बताता हूँ, ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर द कंटिन्यूइंग पार्टनर में डिसाइड टू रीअरेंज देयर कैपिटल इन द न्यू। कभी कभी जब वो पार्टनर जा रहा है तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो कैपिटल को रीअरेंज करने का सोचते हैं। अगर वो रीअरेंज करने का बताते हैं क्वेश्चन में, तो जो डिफरेंस होगा उसके हिसाब से कंटिन्यूइंग पार्टनर को कैपिटल अरेंज कर दो। कैपिटल ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द न्यू कैपिटल बैलेंस इज देन कंपेयर्ड विद द लेटेस्ट कैपिटल बैलेंस। तो न्यू कैपिटल बैलेंस हम लोग को ढूंढना पड़ेगा और करंट कैपिटल से कंपेयर किया जाएगा। सरप्लस और डेफिसिट इन द इंडिविजुअल कैपिटल इज कैलकुलेट। तो देखा जाएगा कंटिन्यूइंग पार्टनर के बैलेंस में कैपिटल ज़्यादा है या कम है, सरप्लस है या कम है, उससे ज़्यादा कम है, डेफिसिट में है, तो उसके अकॉर्डिंगली सच सरप्लस में भी विड्रॉन। अगर ज़्यादा कैपिटल है तो पार्टनर उसको विड्रॉ कर सकता है, जो हम लोग ने लास्ट चैप्टर में भी सीखा था, करंट अकाउंट में, लोन में या कैश और बैंक में। और डेफिसिट होगा तो उतना ही उनको लाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं देखते, यहाँ हम लोग करंट और लोन का ही ऑप्शन रहता है। तो देखो वहाँ लिखा हुआ है इफ़ सरप्लस इज पेड बैक टू द, अगर सरप्लस कैपिटल है और पार्टनर ले रहा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर पैसा ले रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर सरप्लस कैपिटल वो विड्रॉ नहीं करता है, वो चाहता है कि उस पैसे को वो उसी के नाम के करंट अकाउंट में या लोन में ट्रांसफ़र करे, तब होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स करंट और लोन अकाउंट, जो भी बोला होगा। अगर डेफिसिट है तो इसका रिवर्स एंट्री, डेफिसिट है और पार्टनर बिजनेस में उतना पैसा ला रहा है, तो थर्ड एंट्री कैश और बैंक टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर डेफिसिट है और वो चाहता है कि अभी मैं पैसा नहीं लाऊँ, मेरे नाम का करंट अकाउंट या लोन क्रिएट कर दो, तो एंट्री होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स करंट और लोन अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यू पार्टनर। देखो इसमें आप क्लब भी कर सकते हो एंट्री को एक ही साथ, फर्स्ट और सेकंड को एक साथ कंबाइन कर सकते हो एक ही एंट्री में। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू लोन अकाउंट, यानी कि तीनों में से कोई भी एक आपको ऑप्शन में रहेगा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। सेम वे थर्ड एंड फोर्थ आप एक साथ लिख सकते हो। तो सरप्लस के लिए पहली दो एंट्री का एक बना सकते हो और डेफिसिट के लिए भी थर्ड एंड फोर्थ का आप एक एंट्री कर सकते हो, जैसे हम लोग ने एडमिशन में किया था। अब यहाँ पे देखो असर्टेन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिटायरमेंट। इफ़ अ पार्टनर रिटायर from the firm on any day during the accounting year, then it's necessary to compare the profit from the date of the balance sheet to the date of retirement. नॉर्मली देखो रिटायरमेंट पार्टनर के हाथ में रहता, तो आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन है उसमें रिटायरमेंट 31 मार्च को ही किया गया या तो 1 अप्रैल को ही किया गया, तो आपको काउंटिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये डेथ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेथ में ये होगा। यहाँ पे आपकी बुक में कोई भी क्वेश्चन में ऐसा आपको नहीं बोला है, बट डेथ जो चैप्टर है वहाँ पे हम लोग जर्नल एंट्री नहीं सीखने वाले, कुछ भी नहीं, वहाँ पे थियरी नहीं है, क्योंकि ये सारा थियरी आपको डेथ में एज इट इज़ यूज़ करना है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर कभी कोई पार्टनर इन बिटवीन द ईयर, साल के बीच में कभी रिटायर होता है, तब उसको बीच में हमें प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, राइट। तो एट दैट टाइम क्या होगा, जब हम लोग उसको बीच में प्रॉफिट देंगे तो हमें तो साल के एंड तक पता नहीं चलेगा कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है या हो सकता है। तो प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर कैलकुलेट आइदर उन, तब प्रॉफिट हम लोग या तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के साथ या तो लास्ट कुछ सालों के प्रॉफिट के एवरेज प्रॉफिट के साथ हम लोग कैलकुलेट करके उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। अब वो पार्टनर डिसाइड करेंगे कौन से मेथड से उनको करना है। तब जो भी प्रॉफिट उसके हिस्से का आएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स का या डेथ पार्टनर का, तो वो कैपिटल हम उसको जो दे रहे हैं वो प्रॉफिट हमें हुआ नहीं है, होने वाला है ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट करके उसको दे रहे हैं। तो देखो वहाँ क्लियरली दो एंट्री बोला है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट ऑन रिटायरिंग। अगर प्रॉफिट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगर प्रॉफिट हुआ ऐसा हम एक्सपेक्ट करके एंट्री कर रहे हैं, तो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यानी अगर हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग ये एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग, क्योंकि ये हुआ नहीं इसके लिए हम लोग सस्पेंस लिखेंगे। और याद रखना ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अगर डेबिट हो रहा है तो ये जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। लेकिन अगर आप लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई फ्यूचर में, यानी लास्ट ईयर 1-2 साल आपको लॉस हुआ है और अगर आपको लॉस एज्यूम हो रहा है कि भाई लॉस आएगा,
तभी ये एंट्री उल्टा हो जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, तब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आपका जाएगा लायबिलिटी में। तो ये एंट्री जो मैं बता रहा हूँ, ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वाला, ये आपको रिटायरमेंट में तो नहीं है, बट डेथ में पक्का सभी क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है। नेक्स्ट एंड द लास्ट जो इसमें टॉपिक आपको समझना है वो है पे आउट का। पे आउट में कैसा है यहाँ पे कि टोटल पेएबल अमाउंट जो हम रिटायरिंग पार्टनर या डेथ पार्टनर जो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तब उसके पास 4 ऑप्शन रहते हैं। 4 ऑप्शन मीन्स के जो भी उसका पैसा कैपिटल के तौर पे निकल रहा है वो उसको कैसे चाहिए। या तो वो लमसम में मांग सकता है, लमसम में जब वो मांगेगा मतलब कि पूरे का पूरा पैसा एक साथ हम लोग उसको पे करें, तो वहाँ लिखा हुआ है लमसम पेमेंट अगर होगा द एंटायर अमाउंट पेएबल रिटायरिंग पार्टनर इज पेड इन अ वन इंस्टॉलमेंट एट अ टाइम, यानी एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरा पैसा अगर उसको पे कर रहे हो तो होगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। दूसरा, अगर वो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी चाहता है कि भाई मुझे पूरा पैसा एक साथ नहीं चाहिए, मुझे इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में आप देना, तब उसके अंदर देखो 3 एंट्री है, क्योंकि अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर में बी पेड एंड बैलेंस इज ट्रांसफर टू लोन। तब क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर का पूरा पैसा जो कैपिटल में निकलता है सबसे पहले आपको उसका लोन डालना पड़ेगा, तो पहला एंट्री उसको लोन में ट्रांसफ़र करो, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर उसमें साल के एंड में आपको एवरी ईयर्स उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि लोन आप उसका पैसा यूज़ कर रहे हो, तो जैसे कोई लोन अगर आप लेते हो बाहर से तो आपको उसके ऊपर ब्याज देना पड़ता है, सेम वे यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, लेकिन वो साल के एंड में होता है। तो उसका एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट के बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा और वो रिटायर पार्टनर्स के लोन में ऐड होगा, यानी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और तीसरा, व्हेन इंटरेस्ट इज पेड इन कैश, जब हम लोग ये इसका इंस्टॉलमेंट है वो कैश में पे करेंगे, तब रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। जितना भी पैसा हम लोग उसको पे करते जाएंगे उतना लोन हमारा कम होते जाएगा। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जिसमें आपको ये सेकंड ऑप्शन पूछा हो इंस्टॉलमेंट का, आपको आइदर फर्स्ट, थर्ड या फोर्थ ऑप्शन का ही पूछा हुआ है। इफ़ द टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, अगर जो भी टोटल अमाउंट हमें रिटायरिंग पार्टनर को देना है और पार्टनर बोलता है कि भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मेरा पैसा बिजनेस में यूज़ करो एज अ लोन, जब मुझे चाहिए होगा तब मैं मांग लूँगा, तब उनका पैसा जो है कैपिटल का पैसा हम लोग उसके लोन में ट्रांसफर, तो जैसे हम लोग ने सेकंड का ए देखा था ना, सेम वे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और वो लोन चला जाएगा लायबिलिटी में। इफ़ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज पार्शली पेड इन कैश एंड बैलेंस ड्यू टू ट्रांसफर टू लोन, अगर वो बोलता है कि जो पैसा मेरा निकलता है उसमें से कुछ पैसा मुझे आप कैश में दे दो और बाकी का मुझे मेरे नाम का लोन क्रिएट कर, जैसे कि उसका 10 लाख अगर निकलता है और अगर वो बोलता है कि भाई 10 लाख में से मुझे 2 लाख अभी दे दो और बाकी का जो 8 लाख है उसका लोन क्रिएट कर दो, तब यहाँ पे एंट्री होगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख टू कैश और बैंक, जितना वो मांग रहा है, तो 2 लाख हम लोग लिख देंगे कैश और बैंक में, और टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में आ जाएगा हमारा 8 लाख। तो ऐसे हमारी एंट्रीज होगी जब वो पार्शल पेमेंट। तो आपको नॉर्मली ये 3 टाइप का ही पेमेंट आउट दिया हुआ है, एक इंस्टॉलमेंट है, एक फुल पेमेंट का है, दूसरा आपको मैंने बोला पार्शियल पेमेंट का है, और तीसरा आपका लोन का है। तो 3 टाइप के ही सम नॉर्मली आपके टेक्स्ट बुक में पूछे गए। अब जो आज मैंने थियरी आपको बताया, सारे जो जर्नल एंट्रीज बताए, ये दोनों रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर दोनों के लिए सेम है, तो दैट्स वाई इसके लिए कोई अलग से आपको डेथ जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग अलग से कोई थियरी नहीं करने वाले। और अगर आप टेक्स्ट बुक में देख लोगे भी तो भी आपको वहाँ कोई एंट्रीज लिखे नहीं है, क्योंकि ये सारी एंट्रीज एज इट इज़ हमारे बुक में लिखे हुए डेथ में भी, तो दैट्स वाई यही थियरी दोनों में काम लगेगा। ठीक है, अगर आपके आज के वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी एंट्रीज आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ राइट मी इन अ कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन गिव फीडबैक टू यू एज वेल एज। मैंने वहाँ पे अपने अदर लिंक्स भी दिए हुए हैं, वहाँ पे भी जाके आप अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हो। अपना ओपिनियन मुझे प्लीज़ ज़रूर से बताना सो दैट आई विल इम्प्रूव माई वीडियो एज एंड वाई अपलोड द थिंग्स। प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एज एंड व्हेन आई अपलोड द थिंग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।